हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं नए चैप्टर के बारे में। आपका चैप्टर नंबर 5 है ऋजुरेखीय पथ पर गति। यहाँ पर हम कोई पार्टिकल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऑब्ज़र्व करेंगे मोशन के बारे में ऑब्ज़र्व करेंगे कि गति के बारे में ऑब्ज़र्व करेंगे कि गति जब वस्तु कोई करती है तो उसमें किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है और कौन कौन सी फेनोमेना से हम वस्तु की गति का अध्ययन कर सकते हैं। चलो, किसी भी वस्तु की या किसी भी कण की गति का अध्ययन करने से पहले हम बात करते हैं कि कण की जो अवस्थाएं हो सकती है वे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, सोचिए, जैसे कि मान लीजिए आप के सामने से कोई बाइक गुजर रही है, तो हम क्या कहेंगे, आप पूछे भाई बाइक के बारे में कुछ बताओ, तो आप कहोगे भाई वो बाइक जो है ना वो गतिशील है जी, चल रही है जी वो तो। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर हम मान लीजिए इस दीवार के बारे में बात करते हैं, ये बोर्ड के बारे में, तो हम कहेंगे बोर्ड के बारे में तुम क्या कहोगे कि बोर्ड ये तो विराम में है जी, तो रेस्ट में जी, एक जगह है, तो स्थिति कहीं नहीं जा रहा। तो इस तरह से पता लगा कि कण के लिए दो अवस्थाएं सूटेबल हो सकती है। पहला तो हो सकता है कि वो रेस्ट में हो यानी कि विराम में हो, दूसरा हो सकता है कि वो गतिशील हो यानी कि मोशन में हो। अब इसका ऑब्जर्व आप कैसे करेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ये बता दोगे कि वो विराम में है या फिर वो गतिशील में है। इसके लिए तुम्हें एक रेफरेंस चाहिए, एक फ्रेम चाहिए, एक तंत्र चाहेगा कि उस तंत्र में तुम बता पाओगे कि वो विराम में है या फिर वो क्या है, मोशन में है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन में कुछ आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आप बाहर हो ट्रेन से, तो आप क्या कहोगे कि मेरा फ्रेंड जो है मोशन में है, क्योंकि ट्रेन मोशन में है तो वही मोशन में होंगे। अब दूसरी स्थिति पे गौर करिए आप जरा कि आप अपने फ्रेंड के सामने सीट पर बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही है जी। अब आप फ्रेंड के बारे में अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा तो आप क्या जानकारी दोगे, बताओ। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप कहोगे मेरा फ्रेंड रेस्ट में है। ट्रेन पहले भी चल रही थी, ट्रेन अब भी चल रही है, लेकिन स्थिति चेंज हो गई है। जो हमारा फ्रेम था, जिस फ्रेम में हम अध्ययन कर रहे थे, वो चेंज हो गया। पहला हमारा फ्रेम था कि जिस ऑब्जेक्ट का हम ऑब्जर्व कर रहे थे उससे अलग थे, दूसरे फ्रेम में हम उसी ऑब्जेक्ट के साथ में थे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तंत्र में रह करके अध्ययन कर रहे हैं, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि वो चीज़ मोशन में है या वो चीज़ क्या है, आपकी रेस्ट में। बस ये क्लियर है आपको। इस तंत्र को हम निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। इसके बारे में अगले चैप्टर में आपसे बात करूँगा। ठीक, बात कर लीजिए हमारी कण की अवस्थाओं के बारे में कि कण की अवस्थाएं क्या होती है। तो कण की हम दो अवस्थाएं मान सकते हैं कि कण की दो अवस्थाएं होती हैं। किस तंत्र में हम रह करके बात कर रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये कण की दो अवस्थाएं होगी। पहली अवस्था की अगर बात करता हूँ तो विराम अवस्था। और विराम अवस्था हम कब मानेंगे, तो यहाँ पर अगर हम विराम अवस्था की बात करें तो विराम अवस्था हम तब मानेंगे कि यदि समय के साथ में, समय तो चेंज हो रहा हो लेकिन ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसकी जो पोजीशन है यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो चेंज ना हो रही हो। स्थिति नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, अगर समय गुजरने के साथ साथ में ऑब्जेक्ट की स्थिति चेंज ना हो रही है, जो इसकी पहली स्थिति वो स्थिति समय के 2 घंटे बाद, तो उस समय अंतराल में हम कह सकते हैं कि वो चीज़ कहीं में है, रेस्ट में है, यानी कि वो कहीं में विराम अवस्था में है। दूसरा कह सकते हो आप गतिक अवस्था, यानी कि गतिशील अवस्था भी कह सकते हैं। तो गतिक अवस्था की अगर हम बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका समय गुजर रहा है, समय तो चेंज हो रहा है, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ में जो आपकी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो रही हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो रही हो, चेंज हो रही हो, सॉरी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं में है, गतिक अवस्था में है। समय गुजरने के साथ में अभी मोटरसाइकिल यहाँ थी, फिर वहाँ चलेगी, फिर वहाँ चलेगी, फिर वहाँ चलेगी, कार यहाँ थी, फिर यहाँ चलेगी, फिर वहाँ चलेगी, आप यहाँ थे, यहाँ से वहाँ, थोड़ी बाद समय बाद वहाँ, तो आप क्या दोगे कि आप कहीं में है, मोशन में है, यानी कि आप कहीं में हो, गतिक अवस्था में हो। बात क्लियर होगी। तो ये तो हमने ऑब्जर्व करा कि विराम अवस्था कब कहेगी, गतिक अवस्था कब कहेगी। बात हमें ऑब्जर्व जो करना है वो गतिक अवस्था का यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। अब जो वस्तुएं गतिशील होती है तो गतिशील होने के भी उनके तरीके हो सकते हैं कि वो जैसे कि मान लीजिए ट्रेन हैगी, ट्रेन चल रही है, वो तो एक सीधी लाइन पे चलेगी, पटरी इधर को होगी तो इधर को चलेगी, इधर को होगी तो इधर की चलेगी। इसे हम बोलते हैं एक विमीय गति। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु
इस तरह से गति कर रही हो कि वो एक ही अक्ष के अनुदिश गति करे, है ना, एक अक्ष के अनुदिश गति करे, तो उस गति को हम बोलेंगे एक विमीय गति कहेंगे, एक विमीय गति। ठीक है, जैसे कि ट्रेन की गति होगी, साइकिल की गति होगी, एक ही तरफ को चला सकते हो आप। दूसरा इसमें होता है द्विविमीय। अगर कोई वस्तु इस तरह से गति करे कि वो दो विमाओं में गति कर सकती हो एक साथ, यानी तो या तो एक्स वाई में हो या वाई जेड में हो या फिर जेड एक्स में हो, दो विमाओं में एक तल में गति कर सकती हो, तो उस गति को हम द्विविमीय गति बोलेंगे। जैसे कि मान लो एक ये बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड पर मैं मकोड़े को चला दूं तो मकोड़े की जो गति होगी वो ऐसे हो सकती है, यानी कि वो एक्स एक्स भी तय कर रहा है, वो वाई एक्स भी तय कर रहा है। ये चल रहा मकोड़ा, ध्यान दो यहाँ पर। अब जब ये मकोड़ा चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, मकोड़ा पहुंचा यहाँ, तो आप देखिए एक्स एक्स में कुछ ना कुछ दूरी तय करिएगा, बिल्कुल करी सर, और वाई एक्स में कुछ दूरी तय करिएगा, बिल्कुल करी। तो दोनों अक्षों में एक साथ दूरी तय कर रहा है, तो तब उस गति को हम बोलेंगे द्विविमीय गति बोलेंगे। इसी तरह से एक और होती है त्रिविमीय गति। तीन विमाओं में नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि कोई वस्तु इस तरह गति करे कि उसकी गति से एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों के अनुदिश गति हो रही हो, तो तब उस गति को हम क्या बोलेंगे त्रिविमीय गति। जैसे मान लो मच्छर की गति, पक्षी है, पक्षी उड़ रहा है, अगर पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो एक्स लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों चीज कवर हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे त्रिविमीय गति। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की और टॉपिक में बात करता हूँ मैं। स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से हमारी टॉपिक की शुरुआत होती है। मैम एक बात करते हैं, हम दो डेफिनेशन एक साथ पढ़ूंगा मैं, दूरी और एक होता है हमारा विस्थापन। दूरी को पढ़ना है मैं और विस्थापन के बारे में जानना है, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करेंगे आप। ये आपका मकान है यू, और ये आपके फ्रेंड का मकान है, दोस्त का मकान है। ठीक है, यहाँ से आपको अपने फ्रेंड के मकान पे जाना है, और जो है यहाँ से मकान पर जो आपको जाना है, तो आपने क्या काम करा, पहले आप इस बाजार से होते हुए से गए, फिर आप इस रास्ते में नो करके नो, और तब आप फ्रेंड के मकान पर पहुंचे। तो आपने एक अलग वे यूज कर लिया, तो इस वे को जो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जिस पथ पर तुम चल रहे हो, उस पथ की लंबाई को मेजरमेंट करिए, स्केल लीजिए, स्केल से माप लीजिए कि आप कितनी लंबाई आपने तय करी है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी लंबाई आपने तय करी है। तो जिस पथ पर आप वास्तव में चल रहे हो उसकी जो वास्तविक लंबाई होती है, उस लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु गतिशील है और गतिशील होने के दौरान जो जिस रास्ते पर वास्तव में चल रही है, उस पथ की लंबाई को, लंबाई मेजरमेंट कर लेंगे, जितनी भी लंबाई बैठती है उस लंबाई को हम क्या कहते हैं भाई, दूरी कहते हैं। दूरी, दूरी के बारे में ये अदिश राशि है आपकी, ये ध्यान रखना है कि राशि अदिश होगी या सदिश होगी। देखिए राशियाँ अदिश और सदिश के बारे में, वैसे तो हम अगला जो चैप्टर है पूरा वो सदिश का और अदिश का ही है, यहाँ मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि दो तरह की हमारी राशियाँ होती है दिशा के बेस पर। एक तो हमारी होती है अदिश राशियाँ और एक हमारी होती है सदिश राशियाँ। अदिश का मतलब हो जैसे कि केवल मान जिनमें होता है, और सदिश का मतलब होता है जिसमें मान के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम सदिश कहते हैं। सिंपली एक छोटी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जैसे मान लो ये है मार्कर, इस मार्कर की जो द्रव्यमान है मान लीजिए 50 ग्राम है। अब मार्कर को चाहे तुम इस तरह रख दो तराजू में, तब भी इसका वजन 50 ग्राम ही रहेगा, तुम इसे ऐसे रख दो तब भी 50 ग्राम रहेगा, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, अच्छा एक मुझे मान लो बल है, बल फोर्स, धक्का लगाना। मैं कह रहा हूँ कि इस बोर्ड को उखाड़ने के लिए आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। तो आप में से एक स्टूडेंट आया और इस बोर्ड को उखाड़ने के लिए इसे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो आप मुझे बताइए क्या आप इस बोर्ड को उखाड़ पाओगे? नहीं, दीवार तो टूट सके लेकिन बोर्ड तो नहीं उखाड़ने का। अब मेरा दूसरा वर्ड सुनिए, मैंने दूसरे स्टूडेंट को कहा इस बोर्ड को उखाड़ने के लिए 5 न्यूटन का बल अपनी ओर लगाइए, दिशा बता दी साथ में। तो बोर्ड को पकड़ा, ऐसे 5 न्यूटन बल लगाया और उखाड़ दिया। तो जहाँ पर हमें दिशा बतानी पड़ी वो क्या कहलाएगी, वो सदिश कहलाएगी। पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये दो चीज़ें हमें जाननी हमेशा ज़रूरी होती है कि कौन सी अदिश है और कौन सी राशि सदिश है, हमेशा हर के बारे में हमें जानकारी रखनी है। चलिए बात करते हैं। तो दूरी के बारे में बात चल रही थी, दूरी एक अदिश राशि है।
इसका दूसरी चीज हमें जानकारी लेनी है हमेशा मात्रक, ठीक है, प्रत्येक डेफिनेशन में मात्रक क्या होगा। तो मैंने बताया दूरी की डेफिनेशन क्या है, लंबाई को दूरी कहते हैं, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर, मीटर इसका मात्रक होगा। तीसरी जानकारी हमें लेनी है विमा, कि विमा क्या होगी, लंबाई की जो विमा होती है वो एल होती है। आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखना, तीन चीज़ों की जानकारी हमेशा लेंगे किसी भी डेफिनेशन के बारे में, किसी फॉर्मूले के बारे में। पहली जानकारी वो अदिश है या वो सदिश है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जानकारी उसका मात्रक क्या होगा, तीसरी जानकारी उसका विमा क्या होगा। और समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने दूरी को डिफाइन करा है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, और वह है विस्थापन। विस्थापन क्या है, आप यहाँ पर थे और आपका फ्रेंड यहाँ पर था, गए तो आप इस रास्ते से थे, लेकिन आप डायरेक्टली पहुँच जाए, बिल्कुल डायरेक्टली एक दूसरे को मिला दें, यानी कि जो भी कम से कम लंबाई बैठ सकती हो, और कम से कम जो लंबाई बैठती है वो लंबवत बैठती है, बिल्कुल सीधी लंबाई को कम से कम बैठती है, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी, और जो आपकी अंतिम स्थिति है ये हमारी अंतिम स्थिति, लास्ट में हम यहाँ पर थे। आए कहाँ को उससे मैटर नहीं करता है, प्रारंभिक स्थिति और जो अंतिम स्थिति है उनके बीच की जो भी न्यूनतम लंबाई है, या कह ले लंबवत जो लंबाई हैगी, उस लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। फर्क समझ लीजिए, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वास्तविक पथ की लंबाई जिस रास्ते पर वो चला है, हो सकता है वो यहीं को चला हो, तब दूरी भी यही होगी और विस्थापन भी यही होगा। वास्तविक पथ की लंबाई को तो दूरी कहेंगे, और जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति गए कहाँ को उससे मैटर नहीं करता है, प्रारंभिक और जो अंतिम स्थिति है उनके बीच की जो लंबवत लंबाई है, उस लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के बारे में भी तीनों चीजें बतानी है तुम्हें, अदिश है, सदिश है, सदिश है जी, ठीक। दूसरा मात्रक, चूंकि विस्थापन ये भी तो दूरी है तो इसका मात्रक भी मीटर होगा। और तीसरा इसकी विमा, विमा वही लंबाई की एल होती है, विस्थापन की भी एल ही होगी। क्लियर है भाई पॉइंट आपको यहाँ पर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि दूरी और विस्थापन में किस तरह डिफरेंस होता है। चलिए पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने शुरुआत में ऐसे चले, फिर ऐसे चले, शुरुआती पॉइंट आपका ये था ए, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, प्रारंभिक पॉइंट था आपका ये। इस रास्ते से आप आए यहाँ पर, ए से बी पाए पहले, और फिर बी से चले गए आप सी पर। ए से बी तक आपने 3 मीटर की दूरी तय करी है, और बी से सी तक आपने 4 मीटर की दूरी तय करी है, और ये आपका जो सी वाला पॉइंट है ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। आपको बताना है कि ए से सी तक, ए टू सी के लिए, यानी कि ए से सी तक जाने के लिए हमने दूरी की वैल्यू बतानी है, ये दूरी बताओ, और आपको विस्थापन बताना है, विस्थापन बताइए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल कह लीजिए या एग्जाम्पल कह लीजिए। दूरी मैंने बताया, दूरी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है अभी। दूरी से मतलब होता है जिस रास्ते पर कोई चला उसकी लंबाई। तो चला वो इस रास्ते पर, यहाँ से पहले यहाँ तक चला तो कितना चला है, 3, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चला, कितना चला भाई वो 4, 3 और 4 कितना हो गया बताओ, 7 मीटर। क्लियर है, ये तो इसकी दूरी हुई। प्रारंभिक ये था, अंतिम ये था, उसे आपस में मिला दीजिए, कम से कम जो बैठेगी वो सीधा सीधा लंबा बैठती है, इसे मिला दीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी लंबाई बैठेगी, अब ये किस तरह निकलेगी, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस पर में लगा लेंगे, तो पाइथागोरस पर में लगा के ये वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। तो विस्थापन यहाँ पर है आपका 5 मीटर। देखो कुछ समझ में आ गया क्या बात। एक और एग्जांपल दूँ तो सुनिए, यहाँ पर एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो सुनिए। एक हमारा वृत्त है भाई, ये वृत्ताकार पथ हैगा, जैसे कि कोई पार्क है, वृत्ताकार है, गोल गोल। इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी आर है भाई, कैपिटल आर, ठीक है। ये केंद्र है, और अगर इस लाइन को पूरी को मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। कोई आदमी ए से चला इस रास्ते पर, ए से कहाँ तक गया, वो बी तक गया। तो हमें बताना है ए टू बी के लिए, कहाँ के लिए बताओ, ए टू बी के लिए मुझे क्या बताना है, एक तो मुझे बताना है दूरी का मान कि दूरी कितनी है, और एक बताना है विस्थापन का मान, विस्थापन कितना है। चलिए समझते हैं, कोशिश करते हैं। दूरी जिस रास्ते पर वो चला उसकी वास्तविक लंबाई, यहाँ से चला और ये से चला, तो जो व्रत होता है, व्रत किसे बोलते हैं, परिधि, ठीक है। परिधि का, पूरी का जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, सभी को पता होगा।
तो अगर पूरी के लिए 2 पाई आर है तो आधा चला, तो आधे के लिए बताओ कितना होगा, पाई आर। ये लो जी, ये तो हो गया दूरी। विस्थापन शुरुआत में यहाँ था, लास्ट में यहाँ है, कहाँ को आया मैटर नहीं करता। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर, फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर, आर और आर व्यास हो गया 2r। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी, दूरी में और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है भाई यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, कर लेते हैं।